अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम सब ने सुना हुआ है, आपको भी पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। हर ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं कि फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें भी फूड की ज़रूरत है, एनिमल्स को भी फूड की ज़रूरत है, इवन माइक्रोब्स को भी फूड की ज़रूरत है, प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत है। तो होता क्या है कि सबको फूड की ज़रूरत है, लेकिन सबका फूड को ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। ओके, सो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी बॉडी में। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सो जो ऑर्गेनिजम्स खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, चलिए, तो अब फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ये क्या प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो अगर हम डेफिनेशन देखें फोटोसिंथेसिस की तो क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो प्रोसेस होता है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है, हम सब ने ये पढ़ रखा है, ठीक है। अब बात यह है कि जो हमने यहाँ कहा ग्रीन प्लांट्स, हमने सिर्फ प्लांट्स क्यों नहीं कहा? हमने सिर्फ प्लांट्स क्यों नहीं कहा, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स क्यों कहा? क्या सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं? जी नहीं करते हैं। जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जो प्लांट ग्रीन नहीं होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे? या तो वो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि ऑलरेडी लिविंग प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, या फिर वो सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि वो डेड मैटर से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। सो हर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। कौन से प्लांट कर सकते हैं? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अच्छा, क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ऑर्गेनिज्म? नहीं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम इसको बोलते हैं, ऐसी दिखती है। सो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना। ये किंगडम प्रोटिस्टा का है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा किंगडम प्रोटिस्टा। ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, ये एक प्रोटोजोआ है। यूग्लिना के बारे में आपको पता है, एक बड़ी खास बात है कि ये ऑटोट्रॉफ भी होता है और हेटेरोट्रॉफ भी होता है। अगर आप इसको लाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, और अगर आप इसको लाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसके पास लाइट नहीं है, तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करने लगेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट बिकम्स ऑटोट्रॉफ एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इट बिकम्स हेटेरोट्रॉफ। चलिए, ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस कर लिए, ग्रीन प्लांट्स, blue green algae, euglena and other some bacteria are also there. Let me tell you, blue green algae is not an algae, it is a kind of bacteria. Okay, so ये organisms जो है ये photosynthesis करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या। हमें फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स को या जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहा है उसको किस मटेरियल की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि plants make their own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। चार चीजें हैं जिनकी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट की और क्लोरोफिल की। अब ये कहाँ से मिलते हैं प्लांट को, ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये इनके मिलते कैसे प्लांट को, ये देख लेते हैं। फर्स्ट इज लाइट। लाइट जो है हमें पता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो होता क्या है, कैसे सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट के पास एक ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को
एब्जॉर्ब करता है और फिर उससे फोटोसिंथेसिस होता है। तो लाइट एनर्जी, सन की जो सोलर एनर्जी है उसको यूज करता है। तो क्या प्लांट्स जो है वो सिर्फ सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? क्या वो आर्टिफिशियल लाइट में नहीं कर सकते? अगर हम उसको अंदर रख दें, हम उसको आर्टिफिशियल लाइट दें, तो क्या वो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता? कर सकता है। कोई भी लाइट जो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, आपने पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है उसके अंदर आपके यूवी रेज भी होती है, उसमें इंफ्रारेड रेज भी होती है, उसमें विजिबल लाइट भी होती है। तो जो विजिबल लाइट होती है उसके अंदर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ कुछ रहती है 400 to 700 नैनोमीटर अराउंड। इस वेवलेंथ में जो भी लाइट आ रही है, चाहे वो सनलाइट हो चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो, उसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, सो कैन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन आर्टिफिशियल लाइट? यस, दे कैन परफॉर्म इफ इट फॉल्स अंडर द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज वाटर। अब वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को? भाई हम जब पानी देते हैं प्लांट को, तो क्या हम प्लांट को ऐसे नहला देते हैं, ऊपर से डालते हैं? नहीं, हम सॉइल में डालते हैं। वहां से क्या होता है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट हेयर्स। ओके, रूट होती है प्लांट की, उसमें ऐसे जो उसकी आउटर लेयर है वही एक्सटेंड होकर ऐसे रूट हेयर बनाती है। तो ये रूट हेयर क्या करते हैं, ये प्लांट पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से प्लांट्स को वाटर मिल जाता है। अब नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट। ओके, हमें पता है क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन नजर आते हैं। और जहाँ पर या जिस पार्ट में प्लांट के या जिन प्लांट्स में जो ग्रीन नहीं दिख रहे हैं, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है या बहुत कम है। ठीक है, अब क्लोरोफिल में क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है, इसका काम क्या है? इसका काम है टू एब्जॉर्ब और टू ट्रैप सनलाइट। जो लाइट प्लांट के ऊपर आ रही है उसको ट्रैप करना, उसको अब्सॉर्ब करना, ये किसका काम है? क्लोरोफिल का। ओके, सो दिस इज द ग्रीन पिगमेंट। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है प्लांट में? प्लांट के अंदर हमें पता है कि लीव्स जो है वो मेनली किचन ऑफ द प्लांट कहलाती हैं, क्योंकि वो मेनली फूड बनाती हैं। ठीक है, अब लीव्स में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो लीव्स में जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेल ऑर्गेनल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये रहा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस तरह से जो आप देख रहे हैं, तो ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है? थाइलाकॉइड। ठीक है, इस थाइलाकॉइड के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड होता है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट, अच्छा ये भी देख लीजिए, ये अगर लीफ है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, लीफ है, अगर मैं लीफ, हमारे पास लीफ है और लीफ को हम कट कर दें, जब हम उसे कट करेंगे, हम उसका सेक्शन लेके अंडर द माइक्रोस्कोप इफ यू विल ऑब्जर्व, तो आप देखेंगे कि जो अपर लेयर है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स ये शो कर रहा है, यही है आपके मीजोफिल सेल्स। बहुत सिंपल है, मीजोफिल सेल जो है वो लीफ सेल का पैरेन्काइमा है। तो आपने 9th क्लास में पैरेन्काइमा टिश्यू पढ़ा होगा। तो ये लीफ सेल्स का मीजोफिल सेल है, लीफ सेल्स के पैरेन्काइमा है, जिसको हम मीजोफिल सेल बोलते हैं। और इसके अंदर एक खास बात है, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे हैं, अभी हमने यही पढ़ा है, ये जो आप बॉडीज देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड है और थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल फिल्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो चीज रिक्वायर्ड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। कहाँ से मिलती है प्लांट को? फ्रॉम द एटमोस्फेयर। प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अगर हम यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, तो यहाँ पर आप देखिए ये एपिडर्मिस है और बीच में ये आप एक खाली जगह देख रहे हैं, एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है? ये एक पोर है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा और स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो ये पोर जो है इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। जब भी ये ओपन होता है, जब भी प्लांट को जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की, इट विल ओपन अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल गो इनसाइड।
आपने 9th क्लास में डिफ्यूजन पढ़ा होगा, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और अंदर कम है, तो whenever the stomata will open, carbon dioxide will go from higher concentration to low concentration, मतलब वो बाहर से लीफ के अंदर चली जाएगी। ओके, सो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, अब हम अगर स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा इज अ पोर, ये रहा एक पोर है। ओके, और ये क्या है, आप इसके दोनों तरफ अगर देखेंगे तो ये आपको इस तरह के बीन शेप्ड के, किडनी शेप के, राजमे के शेप के आपको सेल्स दिखेंगे। क्या बोलते हैं हम इन सेल्स को, गार्ड सेल्स। ओके, हम इनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। क्यों, क्योंकि ये स्टोमेटा को गार्ड कर रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है, गार्ड सेल्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इन सेल्स के अंदर भी आप ये देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इन सेल्स के अंदर जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। ओके, तो स्टोमेटा, अच्छा, गार्ड सेल्स का काम क्या है, गार्ड सेल्स का काम है टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, यही स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, यही स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करते हैं। ओके, सो क्या करा हमने अब तक, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट को कहाँ से मिलती है, स्टोमेटा के थ्रू। जब भी स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, लेकिन वो ओपन कैसे होंगे, वो ओपन होंगे जब गार्ड सेल्स उसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर है ये पूरा कहलाता है स्टोमेटल एपरेटस। तो इसमें क्या क्या है, स्टोमेटल पोर है, उसके दोनों तरफ गार्ड सेल्स है और फिर उसके चारों तरफ कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं। ओके, तो ये ओपन स्टोमेटा है और यहाँ पर ये क्लोज स्टोमेटा ऐसा दिखता है, यहाँ पर गार्ड सेल्स जो है वो उसे क्लोज कर देते हैं। ओके, अब ये ओपन या क्लोज होते कैसे हैं, गार्ड सेल्स कैसे इसको खुद इसको ओपन करते हैं, कैसे इसको क्लोज करते हैं, ये देख लेते हैं आइए। तो होता क्या है कि गार्ड सेल्स के अंदर, ठीक है, गार्ड सेल्स थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए, तो अब गार्ड सेल्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनमें से हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ निकलता है और उसके बदले में पोटेशियम आयन इसके अंदर आता है। जब पोटेशियम आयन अंदर आता है, फिल हो जाता है, तो उसकी वजह से पोटेशियम आयन आ गया, सोल्यूट आ गया, तो उसकी वजह से फिर गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आता है। जब वाटर इसके अंदर फिल हो जाता है तो सेल टर्जिड हो जाते हैं, यानी कि वो स्वेल अप हो जाते हैं। जब वो टर्जिड हो जाते हैं तो आपका जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है, और जब इसे क्लोज होना होता है तो पोटेशियम आयन जो है वो बाहर निकल जाता है। जब पोटेशियम आयन बाहर निकल जाता है तो वाटर भी बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो फिर वो फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी कि वो श्रिंक कर जाते हैं और स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। ये बहुत सिंपल सा है, पोटेशियम आयन अंदर गया, उसका पीछा करते करते वाटर अंदर गया, और जब वो अंदर गया तो स्टोमेटा जो है वो स्वेल अप हो गए, वो टर्जिड हो गए और उन्होंने स्टोमेटा को ओपन कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब पोटेशियम आयन बाहर निकला तो वाटर भी बाहर निकला, और जब वाटर बाहर निकला तो सेल्स, जो गार्ड सेल्स है वो फ्लैसिड हो गए और उन्होंने स्टोमेटा को बंद कर दिया। ओके, बहुत सिंपल है, इसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ देखिए, ये पोटेशियम आयन अंदर जा रहा है, ठीक है, और इसका पीछा करते करते वाटर अंदर जा रहा है। जब वाटर अंदर चला गया तो ये टर्जिड हो गए। ऐसे ही जब पोटेशियम आयन बाहर जाएगा तो वाटर बाहर चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम आयन थ्योरी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया, आई होप, कि गार्ड सेल्स कैसे ओपन और क्लोज होते हैं, गार्ड सेल्स का काम क्या है। इनका काम है स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करना। ओके, और कौन सा आयन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पोटेशियम आयन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो अब तक हमने क्या डिस्कस करा कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया भी जिसको हम बोलते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यूग्लिना भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है,
ओके, अब ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो लाइट चाहिए। लाइट कहाँ से मिलती है? जो भी लाइट सोर्स है, सनलाइट भी हो सकती है, आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है, बस वो विजिबल लाइट होनी चाहिए, यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की होनी चाहिए। उसके बाद जो है उसको वाटर चाहिए। वाटर कहाँ से मिलता है? प्लांट की रूट्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं उसको सॉइल से। फिर उसको चाहिए क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो थाइलाकोइड है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। अब लास्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको मिलता है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होती है, बंद हो जाते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। ओके, सो ये हमने अब तक डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है। इनको ओपन क्लोज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है गार्ड सेल्स के ऊपर। ओके, और गार्ड सेल्स कैसे ओपन क्लोज होते हैं? जब उनके अंदर पोटेशियम आयन एंटर करता है तो उसके पीछे पीछे वाटर एंटर करता है। जब ये दोनों चीजें एंटर करेंगी, वाटर एंटर करेगा, तो जो सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाएंगे, स्वेलअप कर जाएंगे और उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और जब ये बाहर निकलते हैं, पोटेशियम आयन बाहर निकलता है, वाटर भी बाहर निकलता है इनटू द सराउंडिंग सेल्स, तो क्या होता है? गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, यानी कि गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जब होती है तो वो बंद हो जाता है। और कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेशियम आयन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गार्ड सेल्स में अगर आप देखेंगे, ये देखिए गार्ड सेल्स के अंदर आप देखेंगे तो इसकी जो आउटर लेयर है वो थिन होती है, लेकिन जो इनर लेयर है ये थिक होती है। आप देखेंगे हमेशा इनर लेयर जो होती है वो थिक होती है। यहाँ देखिए ये थिक है और आउटर जो है वो थिन है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि inner wall is thicker than outer wall of, sorry, not stomata, guard cells. ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, चलिए थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन डैश ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में? थाइलाकोइड्स, स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो हमने पढ़ा है कि ये थाइलाकोइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच मिनरल आयन इज रिस्पॉन्सिबल Which mineral ion is responsible for opening and closing of stomata? अभी हमने डिस्कस करा है, पोटेशियम। नेक्स्ट, Which among the following cells contain chloroplast? इसमें से किसमें क्लोरोप्लास्ट होता है? एपिडर्मल सेल्स में, मीजोफिल सेल में, यस, लीफ के सेल्स जो होते हैं हमने डिस्कस करा था। गार्ड सेल्स में, यस होता है, तो बोथ बी एंड सी। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम इक्वेशन देखें फोटोसिंथेसिस की, जो आपकी बुक्स में भी दे रखी है, वो ये दे रखी है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड combined with 6 water molecules, they give 1 molecule of glucose and 6 oxygen. ओके, इसके अलावा एक और इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगी जो ज्यादा बेहतर है, जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड molecules combined with 12 water molecules and produce 1 molecule of glucose C6H12O6 plus 6 oxygen plus 6 water molecules। ये क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कभी भी ये दो इक्वेशन दी जाए और आपसे पूछा जाए कौन सी सही है, तो आप यही बताएंगे क्योंकि ये बेहतर इक्वेशन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है क्या फोटोसिंथेसिस बस यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर के साथ मिक्स हुआ और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं अंदर जो हमें डिस्कस करने हैं। होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस डिवाइड है 2 फेजेस में। ओके, एक होता है लाइट रिएक्शंस और एक होता है डार्क रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस,
एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। ओके, तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन नाम से पता चल रहा है। लाइट रिएक्शन क्या होता है, इनको लाइट चाहिए होती है, दे नीड लाइट, मीनिंग दे डिपेंड ऑन द लाइट, लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होंगे, ठीक है। फिर है आपका डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन मतलब क्या इनको डार्कनेस की जरूरत है, नहीं, बस ये लाइट पे डिपेंड नहीं करते हैं, अगर लाइट नहीं भी है तो भी ये हो जाएंगे, है तो भी ये हो जाएंगे, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, लाइट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इट टेक्स प्लेस इन, होता कहाँ पर है ये, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है, टेक्स प्लेस इन थाइलाकोइड और ग्रेना। क्या मतलब, हमने जो बताया था आपको कि ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो हैं क्लोरोप्लास्ट में जो आपने देखे थे, तो ये एक स्ट्रक्चर क्या है, ये होता है थाइलाकोइड, ठीक है। और ये पूरा जो स्टैक है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम, सिंगुलर ग्रेनम है और इसका प्लूरल है ग्रेना। ओके, तो इसमें से कुछ भी आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड में होते हैं, ये भी कह सकते हैं ग्रेनम में होते हैं या ग्रेना में होते हैं, ठीक है। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं लाइट रिएक्शन के, उसमें क्या होता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, क्लोरोफिल एक्साइटेशन या क्लोरोफिल एक्टिवेशन, ओके, देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, वो बेचारा आराम से बैठा हुआ है, सनलाइट जब उस पर आएगी तो लाइट इज एन एनर्जी, तो जब सनलाइट उसके अंदर उस पर आती है तो वो एनर्जी उसमें ट्रांसफर होती है, तो होता क्या है कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। मतलब क्या है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये कि एटम का न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ शेल्स होती हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल में होता है उसके पास एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू उस इलेक्ट्रॉन के जो बाहर वाले शेल में है। तो जो बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। अब यहाँ क्या होगा, जब क्लोरोफिल के ऊपर लाइट आई तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, तो जो बाहर की तरफ अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जब वो एनर्जाइज होगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो जंप करके बाहर वाले शेल के अंदर चला जाएगा, और जो ऑलरेडी बाहर वाली शेल में वो तो बिल्कुल ही मॉलिक्यूल को छोड़ के भाग जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर यही होता है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है हमारा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर सनलाइट आएगी तो क्या होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज हो जाएगा बाहर। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो उसको लेने के लिए भी कोई होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स के पास पहुंच जाता है, और जो एक के बाद एक करके एक दूसरे को पास करते रहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ओके, क्या हुआ, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के ऊपर जब सनलाइट आई, क्लोरोफिल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, जब बाहर निकले तो उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कोई होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन जाता है जो एक के बाद एक करके एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पास करते रहते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। अल्टीमेटली एक लास्ट में एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं NADP। NADP के पास ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, तो होता क्या है कि वो इसको एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, इसके अलावा वो 2H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, NADPH2। फिर से देख लेते हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट आई, जब सनलाइट आई तो वो एक्साइट हो गया, एनर्जाइज हो गया, और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर निकल गए। जब वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ओके, एक के बाद एक करके जब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पास होता गया एक्सेप्टर्स में,
तो एट द एंड वो कहाँ पहुंचा, इस मॉलिक्यूल के पास जिसको हम बोलते हैं NADP। NADP ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, प्लस उसने 2 हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करे और उसने क्या बनाया, NADPH2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये फर्स्ट स्टेप था जो हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप एक और होता है। इतनी ज़्यादा एनर्जी प्लांट को मिलती है कि उसमें और भी चीज़ें होती हैं, जिसमें नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर का ब्रेक होना। होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक होगा इस एनर्जी की वजह से, और वो क्या बनाएगा, 2 H+ आयंस। फिर जाहिर है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे और लास्ट में निकलेगा ऑक्सीजन। देखिए, वाटर है, उसको जब ब्रेक होगा वो, तो ऑक्सीजन आपने निकलेगी, उसके अलावा उसमें से निकलेगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ याद रखिए कि हाइड्रोजन आयन जब हम कहते हैं, क्या मतलब होता है, जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो क्या बचा, एक प्रोटॉन के बराबर बचा, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन हमें मिले और 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिले, और लास्ट में क्या हुआ, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कौन सी है, ये वही ऑक्सीजन है जो प्लांट रिलीज कर देता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, तो अब आपको क्या, अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर बाहर निकल गई। ऐसा नहीं होता। ये जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, ये ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो वाटर है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, तो उसका सोर्स है वाटर। ओके, सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर। ओके, इस चीज को याद रखिए। तो अभी 2 स्टेप्स हो चुके हैं। पहला था क्लोरोफिल एक्टिवेशन, जहां पर क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया था, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो NADP ने, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने एक्सेप्ट करे, और फिर एट द एंड वो पहुंचे एक मॉलिक्यूल के पास जिसको हम बोलते हैं NADP, और उसने बना लिया NADPH2। उसके अलावा और क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेकेज हो रहा है, वाटर टूट रहा है हाइड्रोजन और आयन में और इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। इस प्रोसेस को हम और क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट, what is happening? अच्छा, फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स टू ब्रेक, टूटना। तो लाइट की प्रेजेंस में जब कोई चीज ब्रेक हो रही है तो हम उसको बोलेंगे फोटोलाइसिस। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। एक और स्टेप होता है, होता क्या है कि सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप है, और इसके अलावा इसमें मौजूद होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, और जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेती हैं, ATP। ATP का आपने सबने नाम सुना होगा बच्चों। ये क्या कहलाती है, ATP क्या कहलाती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या मतलब होता है कि ATP का जो मॉलिक्यूल होता है, जब ये प्रिपेयर्ड होता है तो इसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और जब हमें बॉन्ड्स बनाने होते हैं तो एनर्जी यूज होती है। तो ATP का जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है, बहुत सारा ATP रहता है सेल के अंदर। कोई भी चीज के लिए जब एनर्जी चाहिए तो ATP को ब्रेक करके वो एनर्जी यूज हो जाती है। अब लेकिन ATP को बनाने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो अभी हमें जब सनलाइट से एनर्जी मिली थी प्लांट को, तो उसने उसमें क्या क्या करा, क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, वाटर का ब्रेक डाउन हुआ, और क्या हुआ, ATP का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास था, वो दोनों कंबाइन होके उन्होंने क्या बनाया, ATP। ओके, तो ये 3 चीजें इसमें हुई हैं। अच्छा, जब क्या हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है एक मॉलिक्यूल में, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन।
फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। और क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हुआ है, लाइट की वजह से हुआ है, क्योंकि एनर्जी तो वहीं से आई है, तो हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, सो 3 चीजें क्या हुई हैं, क्लोरोफिल एक्टिवेशन, फोटोलाइसिस मीनिंग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन मीनिंग एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू अ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका लाइट रिएक्शन हो गया, और आप देखिए कि सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे थे, इसलिए ये हम इनको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं इन सबका। क्या हुआ था, क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और वो पहुंचे किसके पास, NADP के पास। वो पहुंचते हैं NADP के पास, ठीक है। NADP ने हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर क्या बनाया, NADPH2। ओके, दूसरी तरफ वाटर था हमारा, वाटर ब्रेक हुआ तो क्या रिलीज हुआ उसमें से, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन आयन और हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो आई थी वो तो रिलीज कर दी प्लांट ने। जो आपको याद होगा कि क्लोरोफिल का जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, तो अब क्लोरोफिल के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, तो वो कौन पूरा करेगा, वो यहां से पूरी होगी। ओके, और ये जो हाइड्रोजन आयन NADP ने के साथ कंबाइन हुआ था, वो कहां से आया था, यहां से आया था, ठीक है। तो इस तरह से ये सब एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और ये हो जाते हैं आपके पूरे लाइट रिएक्शन। और इसके अलावा और क्या हुआ था, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मेड ATP। तो हमें क्या चीज मिली, हमें 3 चीजें मिली, हमें मिला, हमें हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं, ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन। लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गए, इट इज इजी। अच्छा, एक चीज मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगी। आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से हमें हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर gives us half a molecule of oxygen। तो अगर हमें एक मॉलिक्यूल बनाना है ऑक्सीजन का, तो हमें कितने वाटर लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगेंगे। इसीलिए जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, तो यहाँ पर क्योंकि हमें 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, इसका मतलब 12 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे ना, उसका डबल चाहिए होगा, और बाकी एक्स्ट्रा जो 6 वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए ये इक्वेशन बेहतर है और ये ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू द अदर वन। ओके, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पे। लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गए, अब हमें डार्क रिएक्शन देखना है। तो डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सही नाम नहीं है, क्योंकि इनको डार्कनेस की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डार्कनेस होगी तभी डार्क रिएक्शन होंगे, ये बस सीधा लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब अगर लाइट है नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस क्या चाहिए, इनको बस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स चाहिए। अदरवाइज डार्क रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग द डे एज वेल एज ड्यूरिंग द नाइट। इसीलिए जो बेहतर नाम है हम क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते। अच्छा, ये होता कहाँ है, इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर आपके ग्रैना अरेंज होते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स वाला एरिया है होता है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या हो रहा था, अंदर लाइट रिएक्शंस हो रहे थे और यहाँ पर हो जाते हैं डार्क रिएक्शंस। ओके, तो ये कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा में। अच्छा, इनको किस चीज़ की ज़रूरत, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है रोबिस्को, इसकी ज़रूरत होती है। ओके, अब देखते हैं कि उस होता क्या है डार्क रिएक्शन में। बहुत सिंपल है डार्क रिएक्शन में। ये स्ट्रोमा है, ओके, ये जो एरिया है ये पूरा स्ट्रोमा है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करते हैं। अब देखिए, हम इसकी इक्वेशन में यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो वाटर यूज हो गया इधर की तरफ और उधर ऑक्सीजन रिलीज हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक नहीं आया है, तो अब आ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है, एंड इट विल एंटर अ साइकिल ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस की पूरी एक साइकिल होती है, उसको ये एंटर करता है, जिसको हम बोलते हैं
हम इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल और C3 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक साइकिल है केल्विन साइकिल, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और एट द एंड हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। ओके, एट द एंड हमें मिलता है ग्लूकोज। ओके, और इसके अलावा जो लाइट रिएक्शन में हमें क्या हमें तीन चीजें मिली थी, ऑक्सीजन जो कि प्लांट ने रिलीज कर दी, एटीपी मिला था और NADPH2। अब उनका कहाँ यूज है, उनका यूज यहीं पर है कि एटीपी और NADPH2 ये दोनों इसमें एंटर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, हमें मिलता है ग्लूकोज और क्या होता है, ये दोबारा से चेंज हो जाते हैं ADP में और NADP में। ओके, और ये दोनों वापस लाइट रिएक्शन में यूज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई भी चीज फालतू नहीं जा रही है, हर चीज का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन क्या है, CO2 आएगा, एंटर करेगा केल्विन साइकिल में और एट द एंड हमको मिल जाएगा ग्लूकोज। इसमें क्या यूज होगा, एटीपी और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बना था, और ये दोबारा चेंज हो जाएगा ADP और NADP में जो दोबारा लाइट रिएक्शन में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये देखिए, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास 1 कार्बन है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये याद रखिएगा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ओके, चलिए अब इन सब का समरी देख लेते हैं। क्या हुआ, थाइलाकोइड के अंदर, ये थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड के अंदर जब लाइट आके जब लाइट आई और वो एब्जॉर्ब करी क्लोरोफिल ने सॉरी, तो क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिलीज हुए और उससे क्या बना, NADPH2, ओके, और ATP बना। ओके, इसके अलावा जो वाटर था, वाटर को यूज करके बना ऑक्सीजन जो प्लांट ने रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ये ATP और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बने थे, ये एंटर हुए केल्विन साइकिल में, ठीक है। केल्विन साइकिल में ये एंटर हुए, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुए और इट वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस और उसके बाद हमको मिला हमारा फूड, ओके, दैट इज C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। ओके, ये स्ट्रोमा है, ये थाइलाकोइड है, और जब ये बन गया तो इसमें से ATP दोबारा चेंज हो गया ADP में और NADPH2 चेंज हो गया NADP में, जो वापस थाइलाकोइड के पास चले गए। दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Where do the plants get the material required for photosynthesis? प्लांट को कहाँ से मिलता है वो सारा सामान जो उसको चाहिए। देखिए क्या क्या चाहिए प्लांट को, लाइट चाहिए, तो लाइट की जो भी लाइट सोर्स है, आर्टिफिशियल लाइट है या सनलाइट है, जो भी उससे मिलती है, ठीक है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू मिलती है, स्टोमेटा के थ्रू मिलती है, एटमॉस्फेयर से। तो आप बोल देंगे कि फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू स्टोमेटा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, वाटर होता है। वाटर कैसे मिलता है, बाय द सॉइल, थ्रू द सॉइल, तो फ्रॉम सॉइल, सॉइल से मिलता है। कौन एब्जॉर्ब करता है उसको, रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और एट द एंड क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, और क्लोरोफिल जो है वो प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसके मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड में प्रेजेंट होता है। ओके, लास्ट व्हाट हैपेंस टू द ग्लूकोज फॉर्म बाय द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एंड में जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ उसका क्या होगा बताइए। वही देखिए, जो फूड प्रिपेयर हुआ वो प्रिपेयर हुआ लीफ पे, ठीक है, लेकिन फूड की जरूरत तो सारे पार्ट्स को है बॉडी के, तो क्या होगा, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वहां पर ये यूटिलाइज होगा, सेल्स इसको यूटिलाइज करेंगे, दे विल रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट, एनर्जी बनाएंगे फूड से, और फिर वो एनर्जी यूज होगी सारे प्रोसेसेस करने के लिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फूड रह जाएगा उसका क्या होगा, इट विल चेंज इनटू स्टार्च। जो अनयूज्ड ग्लूकोज है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा स्टार्च में, एंड दिस स्टार्च विल बी स्टोर्ड इन द प्लांट। ओके, सो
Plants prepare their food in which form? Glucose. And they store their food in which form? Starch. Okay, I hope everything is clear. Thank you very much.